मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एटम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि उसके एटॉमिक नंबर के बारे में, मैस नंबर के बारे में, उसके कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा था, किस लिहाज से कैसा है। तो आज स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है, जो हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, उसी के ही कुछ रेलेवेंट चीज़ें आएंगी। लास्ट टाइम हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें नेचुरल रेडियो एक्टिविटी भी था। तो स्टूडेंट्स नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में हमने पढ़ा था कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली डिके होते रहते हैं, या हम इस तरह से बात करें कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं या डीके होता रहता है उनका ऑटोमेटिकली। तो उसी हवाले से स्टूडेंट्स कुछ दो डिफाइंस हैं 18.3 टॉपिक में। एक है बैकग्राउंड रेडिएशंस, नंबर 2 है कॉस्मिक रेडिएशंस। तो इसमें आपने जस्ट दो डिफाइंस ही करनी है। नंबर 1 बैकग्राउंड रेडिएशन, दूसरा कॉस्मिक रेडिएशंस। अगर हम बैकग्राउंड रेडिएशन की बात करें, रेडिएशन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट radioactive substances are called background radiations. Everywhere in rock, soil, water and air, our environment are traces of radioactive elements. This natural radiation is called background radiation. It is a much part of our environment as sunshine and rain. Fortunately, our bodies can tolerate it. Only places where radiation is very high can be injurious to health. The earth and all living things on it also receive radiations from outer space. This radiation is called cosmic radiations. तो स्टूडेंट्स बेसिकली ऐसे होता है कि जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट भी डिफरेंट क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर अगर हम देखें तो कुछ रेंज होती हैं, वो विजिबल रेंज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और कुछ अल्ट्रावायलेट होती हैं, कुछ रेडियो वेव्स होती हैं जिसमें एक्स रेज, गामा रेज, डिफरेंट टाइप्स की रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे और कुछ पढ़ भी चुके हैं। तो ये स्टूडेंट्स कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो हमारे सब्सटेंसेस से मोस्टली अपीयर होती रहती हैं, या हम ऐसे कह लें कि जब हमारे पास सन से एनर्जी आती है तो उसमें कुछ अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं जिसमें कुछ तो ओजोन की लेयर उसको अपने अंदर अब्जॉर्व करके हमारे तक पहुंचने में जो ख़तरनाक रेज होती हैं उनको रोकती हैं, हमारे तक वो पहुंच नहीं पाती हैं। अगर वो डायरेक्टली हमारे ऊपर फॉल करें तो हमारी बॉडी डैमेज हो सकती है। The cosmic radiations interacts with atoms, the atmosphere to create a shower of secondary radiations, including X-rays, muons, protons, alpha particles, electrons and neutrons. अब different types की जो radiations हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका जो टॉपिक है आपके लेवल पे जो इस क्लास में है उसमें हम जब रेडिएशंस एमिट होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, जिसमें अल्फ़ा, बीटा और गैमा। अब हम ये देखेंगे कि जब किसी न्यूक्लियाई से, या हम ऐसे कहेंगे कि जब कोई पेरेंट न्यूक्लियाई किसी डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होता है तो वो कुछ रेडिएशंस या कुछ पार्टिकल्स एमिट करता है। वो पार्टिकल बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं जिनमें अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज शामिल होंगी। अब वो किस तरह से एमिट होती हैं, उसके एटॉमिक नंबर पे क्या फ़र्क आता है जिस न्यूक्लियाई से वो एग्ज़िट होती हैं, और उसके मैस नंबर पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी बातें अब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर न्यूक्लियर ट्रांसमिशन में है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर एक जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होता है। यानी अनस्टेबल कोई पार्टिकल है, अनस्टेबल कोई एटम है, वो डॉटर न्यूक्लियाई यानी स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है। कैसे? कुछ रेडिएशंस एमिट करके। During natural radioactivity, an unstable nucleus radioactive element disintegrate to become more stable. खुद को स्टेबल करने के लिए डिसइंटीग्रेट होता है। जब डिसइंटीग्रेट होता है तो यही मतलब है कि उसमें से कुछ रेडिएशंस एमिट होती हैं।
द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच अ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई चेंज इनटू अ मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई विद द emission of radiations is called nuclear transmutation। यानी स्टूडेंट्स एक जो न्यूक्लियाई है जिसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं, वो जब अनस्टेबल होता है, वो खुद को जब स्टेबलाइज करता है तो तब कुछ रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो इस तरह से वो एक डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होता है जो स्टेबल न्यूक्लियाई होता है। तो जब वो स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ जाता है तो कुछ रेडिएशंस एमिट करता है, जिसमें नंबर 1 पे आती हैं अल्फ़ा रेडिएशन, या उसको कहते हैं अल्फ़ा डीके। इसकी स्टूडेंट्स एक जनरल इक्वेशन है, जिसके अंदर जनरल इक्वेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर कोई पेरेंट न्यूक्लियाई है जिसका नाम हम एक्स रख लें, अगर वो डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होगा तो उसके मैस नंबर और एटॉमिक नंबर पे कुछ फ़र्क आएगा, उसमें कुछ डिक्रीजिंग होगी और वो डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाएगा। जब वो डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होगा तो अल्फ़ा डीके के अंदर वो हीलियम पार्टिकल को एमिट करेगा और साथ में क्या करेगा, कुछ एनर्जी एमिट करेगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम एग्जांपल लें रेडियम की, तो वो रेडॉन में चेंज हो जाता है और साथ में हीलियम पार्टिकल को एमिट करता है और कुछ एनर्जी भी एमिट करता है। इट मीन्स दैट इन अल्फा डीके द प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर जी, जो उसका एटॉमिक नंबर जी होता है, और पेरेंट न्यूक्लियाई रिड्यूस्ड बाय 2 and its mass number or nucleon number A decrease by 4। अब स्टूडेंट्स जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि पेरेंट न्यूक्लियाई एक्स है, इसमें एटॉमिक नंबर ए के साथ जो डिनोट किया गया ए और प्रोटॉन नंबर जी है। अब जब डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होता है तो इस पेरेंट न्यूक्लियाई के एटॉमिक नंबर में 4 डिक्रीजिंग हो जाती है, यानी वो 4 टाइम कम हो जाता है। और अगर हम प्रोटॉन नंबर की बात करें तो उसमें से 2 कम हो जाता है, और जब वो कम होता है तो इसका मतलब है कि उसमें से हीलियम पार्टिकल एमिट हो रहा है। तो यही है स्टूडेंट्स के रेडियम 88 226 है। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 226 है और प्रोटॉन नंबर 88 है। जब ये रेडॉन में कन्वर्ट होगा, रेडॉन में यानी पेरेंट न्यूक्लियाई में डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होगा, तो इसका जो 226 है 4 डिक्रीज होके 222 रह जाएगा, और 88 जो है वो 2 कम होके 86 रह जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ये हीलियम पार्टिकल यानी He24 जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई ही होते हैं और साथ में कुछ एनर्जी एमिट होती है। अब स्टूडेंट्स अगर हम केमिकल रिएक्शन के हिसाब से देखें तो दोनों तरफ क्या होता है, इक्वेशंस स्टेबल होनी चाहिए, इक्वेशन के साथ इक्वलिटी का साइन जो होता है। तो इसका मतलब है कि जो इसके अंदर जो भी पार्टिकल रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट बनते हैं, इनका मैस नंबर सेम रहता है। अगर हम 222 में हीलियम वाला 4 प्लस करेंगे तो वो 26 ही बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम बीटा पार्टिकल या बीटा डिके की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, लेकिन इसमें इसके प्रोटॉन नंबर में 1 प्लस हो जाता है। अब पेरेंट न्यूक्लियाई अगर हम कार्बन 614 की बात करें तो ये नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो 6 है वो 7 हो जाएगा, क्यों, हमने Z+1 यानी उसके प्रोटॉन नंबर में 1 बढ़ जाएगा और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम ही रहेगा। इसका क्या मतलब है कि वो एक इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है। बीटा पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही होते हैं और साथ में कुछ एनर्जी एमिट करते हैं। अगर हम गैमा रेज की बात करें तो स्टूडेंट्स गैमा रेज जो होती हैं उनका कोई मैस नहीं होता, लेकिन उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जब गैमा रेज एमिट करके कोई भी पेरेंट न्यूक्लियाई किसी डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होता है तो उसके एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर या प्रोटॉन नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी इसमें से इमिट होती है। जैसे कोबाल्ट में ही चेंज होता है, जब ये वाला अनस्टेबल होगा तो स्टेबल होने के लिए बहुत सारी एनर्जी एमिट करेगा, तो तब जाके वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी नेचर
एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशंस एमिट हुई हैं अल्फ़ा बीटा और गैमा डिके के अंदर, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कैसी है, ये किस लिए काम आती हैं। तो स्टूडेंट्स, अल्फ़ा जो पार्टिकल्स हैं ये हीलियम न्यूक्लियस होता है, कंप्राइजेज ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स विद अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। An unstable nucleus with large protons and neutrons may decay by emitting alpha radiation. Beta radiation is a stream of high energy electrons. जैसे स्टूडेंट्स मैंने बात की थी कि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। An unstable nuclei with excess of neutron may eject beta radiation. Gamma radiation or high energy light. तो इसमें जब मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर पे और उसके प्रोटॉन नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब जस्ट एनर्जी ही इमिट होती है। There are electromagnetic radiations of very high frequency short wavelength emitted by the unstable excited nuclei. अगर हम इसका आयोनाइजिंग इफेक्ट देखें तो अल्फ़ा का आयोनाइजिंग इफेक्ट क्या है, बीटा का आयोनाइजिंग इफेक्ट क्या है, यानी किसी मैटर को उसके आयंस में चेंज कर देना या उसके पार्टिसिपेट कर देना, उसको पार्टीशन उसकी कर देना, प्रोटॉन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में इसको चेंज कर देना, तो यही होता है आयोनाइजेशन। यानी किसी मैटर को अगर हम चेंज कर दें उसके आयंस के अंदर, तो यही होती है उसकी आयोनाइजेशन। तो अब अगर हम आयोनाइजेशन पावर देखेंगे तो वो अल्फ़ा की सबसे ज़्यादा है, बीटा की उससे कम है और गैमा रेज की उससे कम है। जो आपकी स्क्रीन पे आपको राइट साइड पे स्टूडेंट्स नज़र आ रहा है, तो ये देखिए, अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा पार्टिकल्स ने न्यूट्रल जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा आयोनाइज कर दिया। उससे सेकंड जो है उसने ज़रा बीटा पार्टिकल्स ने कम किया और सबसे कम आयोनाइज किया गैमा रेडिएशंस ने। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी कुछ डिस्कशन करना चाहें, द फिनोमेना बाय विच रेडिएशन स्प्लिट मैटर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड ionization. All 3 kinds of radiations, alpha, beta and gamma, can ionize the matter. However, alpha particles have the greatest power of ionization and as compared to the beta particle and gamma rays. यही बात है कि स्टूडेंट्स, जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं वो किसी भी मैटर को बहुत हाई रेट से आयोनाइज करते हैं, उससे कम जो रेट होता है वो बीटा पार्टिकल होता है, उससे कम गैमा पार्टिकल का। अब इसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी देखें तो स्टूडेंट्स, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, उससे ज़रा ज़्यादा बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गैमा रेज की होती है। यानी अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें तो वो जस्ट एक पेपर के ऊपर भी हम उनको रोक सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। अगर हम बीटा पार्टिकल या बीटा रेडिएशंस की बात करें यानी इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो वो किसी पेपर से हम नहीं रोक सकते। उसके लिए कुछ थोड़ी सी एल्युमिनियम की फॉइल या कोई भी चीज़ है, थोड़ी सी पेपर से ज़्यादा हैवी रेंज की होनी चाहिए, उससे हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन जो गैमा रेज होती हैं वो ना तो पेपर के ज़रिए हम रोक सकते हैं, ना ही एल्युमिनियम से रोक सकते हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए एक लेड मटेरियल चाहिए जिसकी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशंस टू penetrate a certain material is called penetrating power. The alpha particle has a shortest range because its strong interacting or ionizing power। यानी जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो सारी अपनी एनर्जी आयोनाइजिंग में लगा देते हैं, इसलिए वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते। The gamma rays can penetrate a considerable thickness of concrete। यानी अगर हम उसको कंक्रीट की बात करें तो उसके अंदर भी पेनिट्रेट कर, ड्यू टू देयर लार्ज स्पीड एंड न्यूट्रल नेचर। यानी उसकी उस पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई मैस नहीं होता, न्यूट्रल नेचर होती है, इसलिए उसमें से पेनिट्रेट बहुत जल्दी से कर जाती है। बीटा रेडिएशन strongly interacts with matter due to its charge and has short range of compared gamma radiations. Show the relative penetrating abilities of 3 kinds of radiation। ये स्टूडेंट्स में तीनों काइंड्स को, उसकी तीनों इकसाम को गुजार के दिखाया गया कि पहली जो अल्फ़ा रेज हैं वो पेपर के ऊपर ही रुक गई हैं, उसके बाद जो एल्युमिनियम है उसके साथ टकरा के जाके रुकी है, जो बीटा रेडिएशंस हैं वो पेपर में से गुजर गई हैं। उसके बाद जो गैमा रेज हैं वो
पेपर में से भी गुज़र गई और उसके साथ एल्युमिनियम में भी गुज़र गई, लेकिन लेड में जाके रुक गई। तो इस तरह इनकी पेनिट्रेटिंग पावर का भी हमें पता चलता है। उससे पहले हमने इसका आयोनाइजेशन या आयोनाइजिंग इफ़ेक्ट पढ़ा। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स जो हम रेडिएशंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसकी कुछ मज़ीद मॉडिफिकेशंस भी हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।